अच्छा, जो पेपर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेट इज जून 2022 पेपर 21। चलें स्टार्ट करें। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1 इज स्टेट व्हिच कंपाउंड रिएक्ट्स विद dilute nitric acid to form a gas that turns lime water milky। ठीक है, लाइम वाटर मिल्की जो गैस है हमारे पास दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कौन सा कंपाउंड है जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं which produces carbon dioxide gas। तो मेटल कार्बोनेट एक दिया हुआ है हमें दैट इज सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कह रहा है रिएक्ट्स विद वार्म aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ गैस दैट टर्न्स डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो इट इज टॉकिंग अबाउट अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस चीज के साथ रिएक्ट करवाएं कि अमोनिया गैस निकले। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, अल्कली को हम रिएक्ट करवाते हैं जब अमोनियम सॉल्ट्स के साथ, तो अमोनिया गैस रिलीज होती है। तो अमोनियम सॉल्ट ढूंढना है हमें। अमोनियम सॉल्ट हमें गिवन है अमोनियम क्लोराइड। Next, reacts with dilute hydrochloric acid to give a gas that decolorizes acidified potassium magnate। अच्छा, अब वो जो गैस रिलीज हो रही है इट इज डीकलराइजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट विच इज KMnO4। अब एसिड के साथ कौन सी चीज को रिएक्ट करवाएं कि ऐसी गैस निकले जो KMnO4 को डीकलराइज करवाए। तो देखो हमारे पास जो टेस्ट फॉर आइंस का टेबल है, टेस्ट फॉर कैटाइंस, टेस्ट फॉर एनाइंस और टेस्ट फॉर गैसेस। अब वो पेपर 1 और पेपर 2 में तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा, वो आपको थोड़ा बहुत याद करके ही जाना है। बेहतर है कि आप पूरा ही याद कर लो उसको। तो इसमें हमारे पास जो गैस है मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बेसिकली बात कर रहे हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस किस तरह से रिलीज होती है, शो यू। देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट को पर्पल टू कलरलेस करती है। पर्पल टू कलरलेस का मतलब वो कलरलेस हो गया तो उसको हम डीकलराइज भी कह सकते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी कैसे, तो इसके लिए अगर हम ऊपर देखें टेस्ट फॉर एनाइन जो हमारे पास गिवन है सल्फाइड आइन। तो सल्फाइड आइन ये भी न्यूली एडेड है सिलेबस में, 2023 के बाद ही ऐड है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन जो है इसके वो बनाना शुरू कर दिए थे 2022 के पेपर में। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है कब, जब आप सल्फाइड आयन को टेस्ट करते हो। और किस तरह से टेस्ट करते हो, एड अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। तो एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट क्या होता है, एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट चेंजेस कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से डीकलराइज हो रहा है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस किस वजह से निकल रही है, सल्फाइड आयन की वजह से निकल रही है।
तो ये याद रखना कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमेशा रिलीज होगी सल्फाइड आयन की वजह से। तो इस हिसाब से हमारे पास ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसमें सल्फाइड आयन प्रेजेंट है? K2SO3, पोटेशियम सल्फाइड। सही है यहाँ तक? आई थिंक चैट। मेरे पास चैट असल में शो नहीं हो रही। देखो पॉलीमराइजेशन वगैरह ये हम एक काम करते हैं, संडे के बाद जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन क्लासेस रख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं ये सारी चीजें दोबारा रिकॉल करवा दूंगा, जो जो जिस जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो क्विक रिकैप संडे के बाद जो क्लासेस होंगी ना, संडे को जो लोग वर्कशॉप में आ रहे हो, हाँ नॉट कैंपस में, तो मेक श्योर कैलकुलेटर साथ जरूर लेकर आना, वरना मोल्स में मुश्किल होती है। आफ्टर संडे मंडे ऑनवर्ड्स अब आपके कुछ बायो वगैरह के पेपर भी हैं, तो जिसको एज पर नीड पढ़ना होगा तो वो मुझे बता देना, उस हिसाब से हम कुछ टॉपिक्स जिसमें प्रॉब्लम है वो रिवाइज कर लेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं इज प्रिपेयर्ड यूजिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से जो हमारे पास असल में हमने सॉल्ट बनाया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से। और कौन से सॉल्ट बनते हैं हमेशा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से? जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हो। तो आपको कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो सिलेक्ट करना है इस लिस्ट में से। अब ऑल क्लोराइड और ऑल अमोनियम सॉल्ट आर सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है। बेरियम सल्फेट इज अ वेल नोन इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो दिस इज बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंटेन्स एन एनाइन विद द चार्ज ऑफ -3। -3 चार्ज जो होता है वो हमारे पास हमने देखा है ग्रुप 5 के एलिमेंट जब आइन बनाते हैं तो उनपे -3 चार्ज आता है। जैसे नाइट्रोजन से बना नाइट्राइड आइन, फास्फोरस से बना फॉस्फाइड आइन। इसके अलावा पॉलीएटॉमिक आइंस में कौन से मॉलिक्यूलर आइंस हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? एक है हमारे पास फॉस्फेट आइन जो हमने याद किया हुआ है PO4 3 नेगेटिव, और दूसरा है फॉस्फाइड आइन जो कि है PO3 3 नेगेटिव। इनके अलावा नेगेटिव चार्ज वाला कोई भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा आप क्वेश्चन का फॉर्मूला देख के भी डिसाइड कर सकते हो कि किस चीज पे नेगेटिव चार्ज है या नहीं है। यहाँ पे हमें सोडियम फॉस्फेट दिख रहा है Na3PO4, जिसमें फॉस्फेट आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है यूज टू टेस्ट फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो जब भी हमें किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करना होता है हम उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, और अगर किसी रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करना होगा तो उसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल देंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास हमने एक ही याद किया हुआ है, दैट इज एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। इसमें पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ है लिस्ट में, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 में कह रहा है द टेबल शो सम इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स इन ग्रुप 5 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। ये क्वेश्चन, ये ईयर जो है वो जून 2020 है, 2022 है, पेपर 21। जून 22 पेपर 2 वेरिएंट 1। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जरा जल्दी से देख लो, वैसे तो खुद करना चाहिए आप लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस बनाना है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर प्रोडक्ट टेबल से देखोगे
और उसके बाद वो 15 होता है, तो 15 के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8,5। Explain why it is easier to predict the boiling point of bismuth than to predict its melting point. देखो अगर मैं ये एलिमेंट्स देखूं तो इसमें हमारे पास ये ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं डाउन द ग्रुप। प्रोडक्ट टेबल देखो तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये सारे ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनका आउटर शेल में भी देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इनके इंक्रीज हो रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में तो एक स्पेसिफिक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में पहले वो इंक्रीज हो रहा है और फिर आपका 817 और लास्ट वाले में देखो 817 से 630 ये डिक्रीज आ गया है। तो मेल्टिंग पॉइंट में एक स्पेसिफिक ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो वो पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू प्रेडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही हो रहा है तो आगे वाला जो होगा वो 1380 से ज्यादा ही होगा। लेकिन फॉर मेल्टिंग पॉइंट आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट अब कितना बढ़ 630 से ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि आर्सेनिक से एंटीमनी में डिक्रीज हुआ है, उससे नीचे ऊपर पहले जो है वो इंक्रीज हो रहा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ रहा होता है। तो इसमें आप क्या लिखते हो, बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बनता है ये क्वेश्चन, उसमें बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट नहीं फॉलो कर रहे होते। तो हम इसमें ये लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट does not follow a trend। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो दो हमने याद रखने हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। और रिड्यूसिंग एजेंट हमने एक याद किया हुआ है which is aqueous potassium iodide बस। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल टू एक्सप्लेन व्हाई एंटीमनी इज अ लिक्विड एट 1000 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 1000 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास एंटीमनी को वो कह रहा है लिक्विड है, तो कोई भी चीज अगर लिक्विड होती है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, इट मींस इट्स टेम्परेचर राइट नाउ मस्ट बी ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट एंड मस्ट बी लेसर देन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर लेट से किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है और टेम्परेचर, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ एंटीमनी की, तो एंटीमनी का मेल्टिंग पॉइंट है 630 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है 1380 डिग्री सेल्सियस। और अभी जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे इसको रखा हुआ है वो टेम्परेचर कितना बता रहा है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो 1000 डिग्री सेल्सियस 630 से बड़ा है ऑफ कोर्स और 1380 से छोटा है। तो अगर टेम्परेचर सब्सटेंस का उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में है तो वो सब्सटेंस लिक्विड होगा, अगर ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट है तो गैस होगा, और अगर लेस देन मेल्टिंग पॉइंट है तो वो चीज क्या होगी, सॉलिड होगी। तो अभी एंटीमनी 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि क्यों है लिक्विड, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो 1000 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अबव 1000 डिग्री सेल्सियस। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो 1000 डिग्री सेल्सियस is above melting point and below boiling point of antimony। अच्छा, ये आप पूरा लिखोगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एमपी और बीपी नहीं लिखोगे। हाँ खुबैब, वो भी लिख सकते हो, वर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, क्लियर ट्रेंड नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट हैज अ ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट फॉलोइंग अ ट्रेंड, देयर इज नो क्लियर ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इस तरह से भी लिख सकते हो। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम देखो, कुछ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम तो आप प्रैक्टिस करके ही जाओ। जैसे नाइट्रोजन है ग्रुप 5 का, इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो ईच नाइट्रोजन एटम मेक्स 3 कोवलेंट बॉन्ड्स, so 2 नाइट्रोजन एटम टुगेदर विल मेक 3 कोवलेंट बॉन्ड with each other having one lone pair in the outermost shell because they have 5 electrons in the outermost shell। कुछ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल की मैंने पहले भी लिस्ट बताई थी, हमने क्लास में भी देखी है, जो हमने प्रैक्टिस भी किए हुए हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पूछा है, वो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। और नाइट उसके अलावा आपका वाटर का बॉन्डिंग हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वो तो आप डिस्क्रीट फॉर्मूला बनाना जानते हो, बस उसमें डॉट एंड क्रॉस लगा दोगे तो वो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बन जाएगी। तो ये कुछ कॉमन
हमारे पास सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी बॉन्डिंग वो अक्सर पूछता है, तो वो तो एक बार प्रैक्टिस करके जाओ ताकि गलत ना हो। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर भी बताना है, बॉन्डिंग भी बतानी है। बाय नाइट्रोजन एज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है और कोवलेंट मॉलिक्यूल में भी सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर है जिसमें जिस क्या होती है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस या वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं विच आर इजी टू ब्रेक। अब ये एक मार्क्स के लिए पूछा हुआ है, अक्सर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी पूछा होता है, एग्जैक्ट वर्डिंग होती है, तो हम ना 2 मार्क्स के हिसाब से ही हमेशा लिखते हैं और याद रखते हैं इसको, ताकि जब 1 मार्क के हिसाब से आए तो 2 मार्क वाला ही लिख दो। तो दो दो अलग अलग आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रक्चर भी बताना है, बॉन्डिंग भी बतानी है। तो स्ट्रक्चर इसका क्या है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर with covalent bonding having weak intermolecular forces between the molecules which are easy to break or which require less amount of energy to be broken। लाइन से बाहर जा रहा है जाने दो। अब ये 1 मार्क के लिए ना, अब आप लोग ये कंफ्यूज होते हो कि हम क्या लिखें। अब इसमें 1 मार्क के लिए हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखना था कि बीट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो आपको स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बतानी पड़ती है, नाम लेना पड़ता है। तो बेटर है कि आप सब कुछ ही लिख दो, 1 मार्क के लिए आए, क्योंकि यही वर्डिंग में वो 2 मार्क्स आप दे देता है, तो वो आपको बस कुछ नहीं करना होता है, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बतानी होती है। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है बिस्मथ इज अ मेटल, प्रिडिक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बिस्मथ। तो मेटल की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलेबल, डक्टाइल एटसेट्रा, सब लिख सकते हो। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ 19.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो मोल्स का इसने यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन डाला है, जो कि काफी आसान है। आसान क्यों है कि वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं नाइट्रोजन गैस की। अब अगर कोई भी हर चीज हमारे पास गैसियस स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो हमें पता है उसके 1 मोल का गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो करता है उसके 24 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। अब चाहे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो, चाहे कोई भी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम दैट इज 24 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, 1 मोल की किसी भी गैस का, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, तो 1 मोल की किसी भी गैस का जो मास होता है वो उसके मोलिकुलर मास के बराबर होता है। अब नाइट्रोजन का फॉर्मूला है नाइट्रोजन गैसेस N2, तो इसका मोलिकुलर मास बनेगा 2 × 14, जो कि एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का 28 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम होता है और उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब यहाँ पे इसने नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है, तो पहले मैं तो इसके मोल्स निकाल लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल मास ओवर एमआर करके। तो वो 19.2 डिवाइडेड बाय एमआर है 28, ये इसके क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब मुझे पता है कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन होगी तो वो 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अभी नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं हमें गिवन 19.2 डिवाइड बाय 28, ये वाले कितने मोल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो। तो बस ये इतना सा आपका आंसर है जो कि 3 मार्क्स का है। सही है, गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब इसका आंसर जो आ रहा है वो 16.457 आ रहा है। टू सिग्निफिकेंट फिगर मतलब आपने 16 लिख दोगे तो 16 वो टू सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक आगे चलें। चैट क्यों नहीं आ रही मेरे पास, तो कुछ लिख रहे ही नहीं हो शायद यहाँ पे। ये अपने पास लिखते रहो, जिसकी आपको डिटेल्स चाहिए वो मिल जाएगा। देखो रिकॉर्डिंग
की रिक्वेस्ट ना डालो, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ ना, आपको मिल जाती है रिकॉर्डिंग। अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं जरा। आई थिंक किया द डायग्राम शोज सम रिएक्शंस ऑफ ब्यूटेनॉल। अच्छा ब्यूटेनॉल दिया हुआ है। अब ब्यूटेनॉल में हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके 4 रिएक्शंस गिवन है। इसमें फर्स्ट रिएक्शन में वो कह रहा है कंप्लीट कंबशन करवाइए। कंबशन में हमें पता है दो तरह, किसी भी अल्कोहल की जब हम कंबशन करवाते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में सॉल्ट बनता है, और साथ में वाटर बनता है। अब उसने ना गैस ए लिखी हुई है। अब ये गैस ए हमारे पास क्या होगी, शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। और लिक्विड बी क्या होगा, देखो कंबशन, अच्छा सॉरी, कंबशन जब करवा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है, तो जो लिक्विड बी है ये क्या होगा, वाटर होगा। ऐसा लिख सकते हो, मास के साथ भी लिख सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि वो 19.2 ग्राम जो था वो मास के साथ डायरेक्ट सॉल्व कर देते, तो वो भी ठीक है। मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो 19.2 ग्राम किसका ऑक्यूपाई करेगी, वही बनना है। अच्छा जी, इसमें फिर इनकम्प्लीट कंबशन करवा रहा है, इधर देखो, जिसको मैं सेकंड कह रहा हूँ, इनकम्प्लीट कंबशन में लिमिटेड ऑक्सीजन होती है। तो लिक्विड इसमें भी बन रहा है, देखो यहाँ लिक्विड बी बोला हुआ है ना उसको, तो मतलब एक ही चीज है, वो तो वाटर बन रहा है। लेकिन जो गैस बन रही है वो गैस ए नहीं बन रही, गैस सी बन रही है। और हमें पता है कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो गैस सी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस ए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और लिक्विड बी जो है वो वाटर है। 3 मार्क्स तो यही दे दिए। फिर कह रहा है पार्ट बी में नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी। अब डी में क्या हुआ है, देखो एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट को उसने अल्कोहल ब्यूटानॉल के साथ रिएक्ट करवाया है। एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल के साथ क्या करता है, तो ये जो अल्कोहल है वो लिक्विड डी में कन्वर्ट हो गया, जो कि ऑर्गेनिक लिक्विड है। तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल ब्यूटेनॉल है, 4 कार्बन एटम वाला ब्यूटेनॉल है, इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, 4 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। OH हटा के COOH लगा देंगे, तो बाकी स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा, CH3। स्ट्रक्चर तो नीचे बनाना है, ऊपर नाम क्या लिखेंगे इसका, दैट इज ब्यूटानोइक एसिड। और स्ट्रक्चर सब कुछ वैसे ही रहना है इसमें, स्ट्रक्चर में जैसे 4 कार्बन है, तो लास्ट वाले कार्बन पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड OH। बाकी सारे कार्बन पे जैसे हाइड्रोजन लगे वो वैसे ही लगे रहेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। कह रहे नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ई। अब ई क्या है, देखो इसमें इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है ब्यूटानॉल को। तो जब भी कोई अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करता है तो एस्टर बनता है, और साथ में वाटर बनता है। तो ऑर्गेनिक लिक्विड ई जो है वो एस्टर है, और लिक्विड बी तो आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया, वो वाटर है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो एस्टर एंड वाटर बनता है। अब इसने जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है वो इथेनोइक एसिड लिया हुआ है। इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, और जो अल्कोहल है वो ब्यूटानॉल है। तो जो एस्टर का नाम होगा वो क्या बनेगा, अल्कोहल के नाम के साथ बायल आ जाता है, तो दिस इज ब्यूटानॉल का बन गया ब्यूटाइल। और एसिड के नाम के साथ ओएट आ जाता है, एसिड है इथेनोइक एसिड, तो वो हो जाएगा ब्यूटाइल इथानोएट।
स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे इसका? देखो पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। इथेनोइक एसिड है ना, तो इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 COOH। तो एन की जगह पे हम लोग 2 नहीं रखेंगे बल्कि 1 रखेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन COOH में फिक्स कर देते हैं। जब एन की जगह पे 1 रखोगे तो ये बनेगा CH3COOH। और ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपको गिवन भी है, ऊपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन आपको जनरल फॉर्मूला पता है ना, अल्कोहल का CnH2n+1 OH होता है। तो 4 कार्बन एटम वाला अल्कोहल है C4H9OH। तो देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इथेनोइक एसिड, इसमें 2 कार्बन एटम है। अब बेशक ये पेंसिल से बना लो पहले, फिर मिटा देना। ये जो OH है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये हमें पता है निकल जाएगा। या तो अल्कोहल का OH निकाल दो या कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकाल दो, टोटल आपने मिला के वाटर निकालना है इसमें से। वाटर निकालने के लिए या तो अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकाल दो, और फिर जो ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक का, वो बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ। सही है, तो आप डायरेक्टली फाइनल स्ट्रक्चर लिखना, मैं तो सिखा रहा हूँ इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट फाइनल, अगर आप डिस्क्रीट फॉर्मूला या सारे पॉइंट्स नहीं शो कर रहे, सिर्फ स्ट्रक्चर बोला हुआ है, डिस्क्रीट फॉर्मूला तो नहीं बोला हुआ ना, तो आप स्ट्रक्चर में CH3 भी करके लिख सकते हो। जी 2 हाइड्रोजन हटेंगे। शहबाज ये पेपर जून 2022 पेपर 21 है, देखा हुआ है, देखो। अच्छा, इसके अलावा अगर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहे हैं ना, तो एक काम, आसान सा काम आप ये भी कर सकते हो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है ना, जैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज CH3COOH, इथेनोइक एसिड। और जो अल्कोहल है वो ब्यूटेनॉल है, C4H9OH। तो आप इन दोनों फॉर्मूला को साथ मिला के भी लिख सकते हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COO तक उठा लो, और अल्कोहल का OH छोड़ के बाकी पार्ट उठा लो, बस इनको मिला के लिख दो, तो ये बन जाएगा CH3COO, और अल्कोहल का C4H9 उठा लो। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर में ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्ट्रक्चर में ट्राई ये करना होता है कि सारे कार्बन अलग अलग हो। तो सारे कार्बन अलग अलग दिखाने के लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा, बस इसमें CH3COO। अब कार्बोक्स अल्कोहल से जो पार्ट आ रहा है उसमें 4 कार्बन आ रहा है, तो चारों कार्बन अलग अलग लिखने पड़ेंगे। पहले कार्बन के साथ CH2 और फिर लास्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। हाँ, OH किसी का भी निकाल दो, फाइनल स्ट्रक्चर एक ही बनेगा आपके पास, चाहे कार्बोक्सिलिक का निकाल दो चाहे अल्कोहल का निकाल दो। चलें आगे बढ़े। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं, वेरी इजी, क्वेश्चन को छोड़ दो, खुद कर लोगे। जल्दी बताओ। टाइम नहीं है। चलो जल्दी, मैं जल्दी से बता देता हूँ। स्टेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 35 माइनस 17 करोगे 18 आ जाएगा क्लोरीन का। स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आइन बना हुआ है ना,
तो 17 प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, -1 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18। तो कह रहे हैं सजेस्ट द फुल सिंबल फॉर वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ पोटेशियम। अब आइसोटोप में एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है ना, पोटेशियम का 19 ही रहेगा, मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। अब मास नंबर, अब अगर मैं ऊपर देखूं तो पोटेशियम का तो एक ही आइसोटोप दिया हुआ है, अब वो कह रहे हैं सजेस्ट करो, तो सिंबल में के तो आप लिख दोगे, एटॉमिक नंबर 19 है वो लिख दोगे। अब पोटेशियम के आइसोटोप्स हमने याद नहीं किए हुए, ऐसा ही है ना। पोटेशियम हमने क्लोरीन के आइसोटोप देखे हुए, दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, और आपका ब्रोमीन के दो आइसोटोप याद रखना, एक का मास होता है 79 और एक का होता है 81। बाकी हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, वन विद द मास नंबर 1, वन विद द मास नंबर 2 और वन विद द मास नंबर 3। इसी तरह तकरीबन हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, तो अब सारे तो याद करने नहीं है हमें, लेकिन इसमें इसने एक क्वेश्चन डाल दिया है कि सजेस्ट करो K is a full symbol for the one isotope of potassium, suggest the full symbol for another isotope of potassium। तो जो दूसरा आइसोटोप होगा पोटेशियम का, उसका मास नंबर आपको खुद से बताना है, ठीक है। तो इट शुड बी, देखो एक अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि कोई एक आपने कोई ऐसा आइसोटोप जिसके बारे में सुना ही नहीं है, तो आप हमेशा जो उसका ऑलरेडी मास नंबर गिवन है उससे 1 इंक्रीज करके लिख दो, मतलब 1 न्यूट्रॉन ज्यादा करके लिख दिया करो, तो इसको 40 लिख दो। पार्ट बी समझा दो, पार्ट बी में तो कुछ भी नहीं हुआ, आइन बना हुआ है ना, क्लोराइड -1 आइन है, तो कह रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। क्लोरीन एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -1 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सही है। पार्ट डी में कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ, डिस्क्राइब हाउ अ पोटेशियम आयन इज फॉर्म फ्रॉम पोटेशियम एटम। तो पोटेशियम प्लस वन आयन बनता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, +1 बना है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। नहीं देखो, अगर आपके पास कोई ऐसा आइसोटोप आता है जिसके बारे में आपने याद नहीं किया हुआ, तो जैसे ये क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन का तो हम याद करके रखते हैं, लेकिन पोटेशियम का आप एक नंबर बढ़ा के लिखो, कम दो नहीं बढ़ाओ, एक बढ़ाओ। देखिए ये अब क्वेश्चन जो है ना वो आपने जाहिर है याद नहीं किया हुआ, आज पोटेशियम का दिया है कल को सोडियम का भी दे देगा, तो एक नंबर बढ़ा के लिखो बस, सेम नहीं लिखना है बस। देखो क्लोरीन और ब्रोमीन में दो बढ़ते हैं, हाइड्रोजन में एक एक बढ़ता है, तो जो मेटल्स का अगर आइसोटोप पूछे तो एक बढ़ा के लिख दो, क्योंकि यूजुअली मेटल्स के एक बढ़ के आइसोटोप होता है उसका, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन है, तो कभी कभार हो जाता है 1-2 मार्क्स में ऐसा। सही है मुसब। आगे कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, पोटेशियम क्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन बाय पोटेशियम क्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। बॉन्डिंग के चैप्टर में हम लोग आंसर्स देखते थे ना कि आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, कोवलेंट सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं। तो आंसर लिखना है कि इट हैज अ जाइंट आयनिक लैटिस, so huge amount of energy is required to break many strong ionic bonds। There's a giant ionic lattice, so huge amount of energy is required to break many का वर्ड जरूर लिखना, many strong ionic bonds। देखो many strong ionic bonds लिख सकते हो, एक्सेप्ट करता है, इसकी जगह एक और वर्ड यूज होता है many strong ionic bond लिखने के बजाय many strong electrostatic attractions भी लिख सकते हैं।
many strong electrostatic attractions between ions. तो आप कोई भी जो आसानी से याद हो जाए वो याद कर लो और वो लिख दिया करो बस। हाँ ईमान लिख सकते हो, बट आयनिक लैटिस का वर्ड जरूर आना चाहिए क्योंकि 1 मार्क उसका होता है। ठीक है, ये वर्ड जरूर चाहिए। और मैनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स या मैनी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड या मैनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एक वर्ड 1 मार्क इसका है। प्रेडिक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट जो लिख दिया है ना, कह रहा अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा बताओ। The ionic compounds do not conduct electricity in solid state. Ionic compounds conduct electricity in molten or aqueous state. सही है। अच्छा, वो पोटेशियम क्लोराइड के स्पेसिफिक होके पूछ रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, तो ये एक्वस स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मोल्टेन में भी करेगा। अगर लेट से कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट होता ना, बेरियम सल्फेट होता, तो आप प्रॉपर्टीज में ये तो लिख सकते थे कि डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, और साथ में एक्वस ये बनता नहीं। अगर आप इसमें बेरियम सल्फेट के केस में ये लिख दो कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, तो वो गलत हो जाएगा। तो एक्वस स्टेट को अवॉइड ही कर दो, आप लिख दोगे कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। तो मोल्टेन स्टेट में हर आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, चाहे वो वाटर सॉल्युबल हो चाहे ना हो। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। और क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्युबल सॉल्ट है, तो वो आयनिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हाँ भाई, आप ये भी लिख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर, या ब्रिटल इन नेचर। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि ब्रिटल जो है वो मार्किंग की में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पे मार्किंग की में उसने आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में ब्रिटल भी लिखा है। जैसे ऊपर एक प्रॉपर्टी थी ना मेटल की, बिस्मुथ की प्रॉपर्टीज बताओगे। मेटल्स हैव गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर सोनोरस। तो कहीं कुछ मार्किंग की में वो लिख देता है ये प्रॉपर्टीज, कभी नहीं लिखता। लेकिन देखो बेटा, जो चेकर होता है ना उसको पता होता है। अब उसने अगर मार्किंग की में आपका मेलेबल एंड डक्टाइल नहीं लिखा हुआ, तो आपने लिख दिया मेलेबल एंड डक्टाइल, तो वो जो चेकर है उसको पता है कि जो मेटल्स की कॉमन प्रॉपर्टीज है उसमें से अगर आपने कोई भी लिख दी है तो वो एक्सेप्टेबल होती है। ये नीचे नोट्स पढ़ोगे मार्किंग की में तो ये चीजें एक्सप्लेन की भी होती है। बहरहाल आपको जरूरत नहीं है, आपको जो याद करवाई भी है जो प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की और मेटल्स की, आप लिख सकते हो। चले आगे। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि आप ये पोटेशियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा स्टेट एज वेल। तो एक प्रॉपर्टी आप ये भी लिख सकते हो, मोल्टेन में तो है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो आप ये लिख दो कि मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में नहीं कर रहा। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in solid state. अच्छा, क्वेश्चन 5 में कह रहा है आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम एंड dilute sulfuric acid. The reaction between iron and steam is reversible. The forward reaction is exothermic. Okay. An equilibrium mixture is formed when reversible reaction happens in a closed container. Predict what happens to the amount of hydrogen which is at the product side in the equilibrium mixture if the temperature is increased. देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये बता दिया इसने आपको। और हमें ये पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती है, लेकिन किस जगह, राइट पे शिफ्ट होगी या लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, वो कैसे डिसाइड करेंगे, ये देख करके फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है या एक्सो है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर कम करोगे तो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। बट इफ योर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड।
इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होने की वजह से प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो जाएगा। अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा था ना, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल डिक्रीज, और एक्सप्लेनेशन क्या है, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन is exothermic, so decreasing the temperature shifts position of equilibrium towards left side. Sorry, increasing the temperature. आगे कह रहा है predict what happens to the amount of hydrogen in the equilibrium mixture if the pressure is increased. देखो प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस किस साइड पर ज्यादा है, लेफ्ट पर या राइट पर। अब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे भी है 4 मोल्स ऑफ गैस, जो कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस है ना, आयरन तो सॉलिड है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। राइट हैंड साइड पे अगेन हाइड्रोजन गैस है सिर्फ, और उसके भी 4 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन बोथ दी साइड्स आर इक्वल, सो increasing or decreasing the pressure does not affect the position of equilibrium. So amount of hydrogen will stay same as moles of gases on both sides are equal. जी तला जौहर में क्लास है, और ईमान कौन सा दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हो? ओवरऑल मोल्स देखेंगे सिर्फ गैसेस के, तो लेफ्ट हैंड साइड पे गैस सिर्फ वाटर है ना जी, जिसके साथ लिखा हुआ है। आयरन तो सॉलिड है तो उसके कंसिडर नहीं करोगे, तो वाटर के सिर्फ, गैस स्टीम के सिर्फ 4 मोल्स हैं, गैस के टोटल 4 मोल्स है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस है तो उसके 4 मोल्स है, सिर्फ गैस के देखोगे। सही है ना? दे आर इक्वल बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे भी है 4 मोल्स ऑफ स्टीम, राइट साइड पे भी है 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बाकी आयरन लेफ्ट साइड पे सॉलिड है, Fe3O4 राइट साइड पे सॉलिड है, तो सॉलिड के मोल्स नहीं देखते, सिर्फ गैस के देखते हैं, लिक्विड के भी नहीं देखते। अगर प्रेशर का इफेक्ट देखोगे ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो सिर्फ गैसेस के मोल्स देखोगे। चले आगे। अच्छा आगे कह रहे हैं आयरन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक एक्वस आयरन टू सल्फेट, कंस्ट्रक्ट द आयनिक इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर दिस रिएक्शन। अच्छा अब देखो इसमें आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए ना, आयरन मेटल है, सॉलिड होगा मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो एसिड होता है उसका स्टेट सिंबल हमेशा एक्वस होता है। प्रोडक्ट में सॉल्ट बन रहा है आयरन 2 सल्फेट, जो कि FeSO4 होगा। अब आयरन 2 सल्फेट सॉल्ट जो है ना वो सॉल्युबल सॉल्ट है। कैसे पता सॉल्युबल सॉल्ट है? क्योंकि एक तो उसने क्वेश्चन में कह दिया कि एक्वस है, देखो ना, एक्वस आयरन 2 सल्फेट है, तो इट मीन सॉल्युबल सॉल्ट है।
अदरवाइज हमने याद भी किया हुआ है, ऑल सल्फेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड लेड 2 सल्फेट। आयरन सल्फेट सॉल्ट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। अब मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है। सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, सही है, और ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अगर इसको देख लो गौर से। अच्छा, इसमें आपसे आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारी बात ये हुई थी कि जो भी चीज एक्वस होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू इट्स आयंस। आयरन तो सॉलिड है, वो वैसे ही रहेगा। सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू इट्स आयन क्योंकि ये एक्वस है। इसमें H2 है तो 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन निकलेगा और 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन निकलेगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आयरन सल्फेट एक्वस है, आयरन 2 सल्फेट, तो इसमें से वापस Fe2 पॉजिटिव आयन अलग हो गया, SO4 2 नेगेटिव आयन अलग हो गया। और हाइड्रोजन गैस है तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ एक्वस चीज आयनाइज करोगे। फिर आप क्या करते हो, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो सेम चीजें लिखी हुई हैं, सेम आयन्स है, उनको हम आयनिक इक्वेशन में नहीं लिखते। जैसे सल्फेट आयन है ना दोनों जगह पे, तो सल्फेट आयन को हम नहीं लिखेंगे। तो इसके अलावा क्या रह गया, Fe लेफ्ट साइड पे सॉलिड फॉर्म में 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, इसका स्टेट सिंबल होगा एक्वस। राइट हैंड साइड पे Fe2 पॉजिटिव आयन, आयन्स के स्टेट सिंबल हमेशा एक्वस होते हैं। और हाइड्रोजन H2 गैस। क्या आयनिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है जी मुसा? जौहर कैंपस में क्लास है आज 3 बजे, पहुंच जाऊंगा मैं। आगे कह रहे हैं डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू कंफर्म दैट आयरन 2 सल्फेट इज फॉर्म इंस्टेड ऑफ आयरन 3 सल्फेट। देखो आयरन 2 सल्फेट में आयंस कौन से होंगे, Fe2 पॉजिटिव आयन। और आयरन 3 सल्फेट में आयंस कौन से होंगे, Fe3 पॉजिटिव आयन। इफ्रा, आयनिक इक्वेशन के सारे चीजें एक्वस नहीं होती, आयंस जो होंगे ना उनका स्टेट सिंबल एक्वस होगा। बाकी आयरन जो है वो सॉलिड है, हाइड्रोजन जो है वो गैस है। आयंस जो होंगे ना वो आंखें बंद करके स्टेट सिंबल आयंस लिख दो, उसके एक्वस लिख दो। देखो आयनिक इक्वेशन में ना आपके पास कितनी तरह की आयनिक इक्वेशन आ सकती है, मैं एक रिकैप दे देता हूँ उसका। चलो देखो, एक तो ये हो गई एसिड और मेटल वाली आयनिक इक्वेशंस, ठीक है। इसमें राइट साइड पे हाइड्रोजन गैस तो आएगा, लेफ्ट साइड पे मेटल आएगा और फिर H पॉजिटिव आइन और जो भी सॉल्ट है उसका कैटाइन। अब यह आपको बना के देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बैलेंसिंग भी डिफरेंट होगी इनकी। इसके अलावा अगर किसी एसिड और एल्कली की आयनिक इक्वेशन है ना, वो बनाने की जरूरत नहीं होती है हमें, क्योंकि वो हमेशा सेम ही होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, या एल्कली जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड है, तो एसिड और एल्कली की कभी भी आयनिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो सेम होती है। H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन और वाटर। यूजुअली वो ये पूछ रहा होता है, इसमें वाटर की स्टेट सिंबल लिक्विड होता है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन एक्वस होता है। आप लोग गलती क्या करते हो, वो कहता है आयनिक इक्वेशन बनाओ, रिएक्शन देखते नहीं हो और ये वाली आयनिक इक्वेशन लिखकर आ जाते हो। भाई ये एसिड और एल्कली की आयनिक इक्वेशन है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन भी कहते हैं। हर जगह ये नहीं लिखनी होती है, पहले देख लो कि अगर एसिड और एल्कली है तो ये आयनिक इक्वेशन आएगी। वर्किंग बेटा आपको पेपर के नीचे जगह होती है, पीछे ब्लैंक पेजेस दिए हुए होते हैं, वो इसलिए गिवन होते हैं कि आप उसमें वर्किंग करो, तो वर्किंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं भी कर दो, काट देना करके, कोई मसला नहीं है, लाइन में फाइनल आंसर लिख देना। अच्छा, दूसरी आयनिक इक्वेशन आपके पास आ सकती है किसकी, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट की। इस आयनिक इक्वेशन में राइट साइड पे हमेशा आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि
एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड हमेशा एक्वस होता है। अब मेटल कार्बोनेट डिपेंड करता है कि सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक इनसॉल्युबल मेटल कार्बोनेट है, क्योंकि ग्रुप 1 के मेटल कार्बोनेट के अलावा बाकी सब इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो इसमें सॉल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम सल्फेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कैल्शियम सल्फेट भी हमें पता है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसका स्टेट सिंबल भी सॉलिड होगा, वाटर, लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर ऐसी रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए कहेगा तो वो तो बन ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम यह है कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास सारी की सारी चीजें सॉलिड फॉर्म में है। मतलब सारी की सारी चीजें, मतलब सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, कुछ भी एक्वस में नहीं है, तो राइट साइड पे कोई आयंस ही नहीं निकलेंगे। जब राइट साइड पे कोई आयंस नहीं निकल ले तो आयनिक इक्वेशन बन ही नहीं सकती है। इसी तरह अगर लेट से कोई हमारे पास ऐसा मेटल कार्बोनेट, मेटल सॉल्ट बने जो कि सॉल्युबल हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे एसिड नाइट्रिक एसिड ले लूं और कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं, तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 ये एक्वस है, और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस आयनिक इक्वेशन को पहले तो आप बैलेंस करोगे, सही है। उसके बाद आपने इसमें जो आयंस है ना, वो अब एक्वस एसिड है तो वो आयनाइज होगा, 2H पॉजिटिव आयन और 2 नाइट्रेट आयन निकलेंगे इसमें से। कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे ही रहेगा, सॉलिड है ना। कैल्शियम नाइट्रेट आयनाइज होगा टू गिव Ca2 पॉजिटिव आयन और 2 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन। वाटर ऐसी रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी रहेगी। तो स्पेक्टेटर आइंस या वो कॉमन आइंस हमारे पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ नाइट्रेट आइन है, तो इसको छोड़ के बाकी जितनी भी चीज बची है वो फिर आयनिक इक्वेशन में आ जाएगी। 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन विद द स्टेट सिंबल एक्वस, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, राइट साइड पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आइन एक्वस, और वाटर का स्टेट सिंबल आयनिक इक्वेशन में हमेशा लिक्विड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉल्ट जो बनेगा अशर, वो देखना पड़ेगा कि वो सॉल्युबल सॉल्ट है या इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अब कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसके आयंस नहीं बनेंगे, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसका स्टेट सिंबल एक्वस होगा। ये तो देखना पड़ेगा और याद करना पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स को। इसी तरह एक और तरह की आयनिक इक्वेशन हमारे पास पूछता है जब इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहे होते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बन रहा होता है, तो आयनिक इक्वेशन फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जरूर पूछता है वो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कब करते हैं? जब हम कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जैसे अब उसमें आसान है आयनिक इक्वेशन बनाना, जैसे कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, जैसे बेरियम सल्फेट बना है या फिर कैल्शियम सल्फेट बना है, या उसके अलावा आपके पास लेट्स से सिल्वर क्लोराइड बना है, ये सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना। तो जो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बना है उसके साथ स्टेट सिंबल तो सॉलिड आएगा। बस लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, इसी सॉल्ट के आइंस पीछे लिख दो। बेरियम सल्फेट में Ba2 पॉजिटिव आइन होगा, स्टेट सिंबल एक्वस, और सल्फेट आइन होगा SO4 2 नेगेटिव, स्टेट सिंबल एक्वस। कैल्शियम सल्फेट में Ca2 पॉजिटिव आइन होगा, स्टेट सिंबल एक्वस, और SO4 2 नेगेटिव आइन होगा, स्टेट सिंबल एक्वस। सिल्वर क्लोराइड में Ag पॉजिटिव आइन होगा, स्टेट सिंबल एक्वस, और क्लोराइड आइन में Cl-1 आइन, स्टेट सिंबल एक्वस। तो यही सारी आयनिक इक्वेशन है जो बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा देखो, जो हमारी प्लेलिस्ट है पेपर 2 की, उसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ पेपर्स मैंने और ऐड कर दिए हैं जो हमने क्लास में नहीं करे, वो लास्ट ईयर के हमने करे हुए थे। अब उसमें भी कुछ ईयर्स हैं जो कि डिफरेंट है, तो जब आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां से हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा अभी कुछ और पेपर्स हम करेंगे, जैसे मंडे को हम थोड़े से ज्यादा पेपर्स करेंगे।
ट्यूसडे को आई थिंक आप लोगों का, कुछ लोगों का बायो का पेपर होगा। तो जो लोग बायो के पेपर में बिजी हो वो, उनको क्लास लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने बायो का पढ़ना। सही है। फिर बायो के पेपर बाद 2 मई को हम कुछ करेंगे। 3 मई को आपका इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो जो लोग इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हो तो वो बेशक क्लास छोड़ देना। और फिर 3 मई के बाद जब आप पेपर दे के आ जाओगे तो फिर AM में पेपर है आई थिंक, तो आफ्टरनून ऑनवर्ड्स हम 2-4 पेपर और करेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में वाटर प्रोडक्ट नहीं बनता इसमें। 2 सॉल्ट्स बनते हैं, एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। एसिड अल्कली की आयनिक इक्वेशन फिक्स है। ठीक है, उसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। बस स्टेट सिंबल H पॉजिटिव आयन के साथ एक्वस, OH नेगेटिव आयन के साथ एक्वस, वाटर के साथ लिक्विड। कार्बोनेट वगैरह के लिए नहीं हो सकता, ऐसा शॉर्टकट नहीं है कोई, आपको बना के ही देखनी पड़ेगी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डायरेक्ट लिख सकते हो, सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट राइट पे लिखो, उसके आयंस लेफ्ट पे लिख दो। न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन आप याद करी या आपने, बाकी कार्बोनेट्स की और मेटल विद एसिड वो बना के देखनी पड़ेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा था डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू कंफर्म iron 2 पॉजिटिव आयन एंड iron 3 पॉजिटिव आयन। तो ये टेस्ट हमने क्या कहते हैं, टेस्ट फॉर आयंस के टेबल में याद करके जाना है। टेस्ट फॉर आयंस का टेबल भी आसान सा टेस्ट है कि आपने क्या करना है, जो सोल्यूशन है उसमें आपने एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ठीक है, और एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे जो Fe2 पॉजिटिव आयन है दैट गिव्स अ ग्रीन प्रेसिपिटेट, और Fe3 पॉजिटिव आयन जो है वो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। तो यू हैव टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ iron 2 पॉजिटिव आयन। तो ऐड एक्वस sodium hydroxide which should give green precipitate। आप एक्वस अमोनिया भी डाल सकते हो, वो भी सेम होगा। सही है। पॉलीमराइज हुए, पॉलीमराइजेशन के पास पेपर्स पेपर 2। चलो एक काम करते हैं ना, अभी संडे को इसके रात में क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, 9-10 बजे के बाद मैं मैसेज कर दूंगा तो वो उस पर आ जाना। अली लाइव स्ट्रीम मुझे करना नहीं आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिखा देना आके। चले आगे बढ़े, बल्कि आगे पेपर में कितना, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। The aqueous iron 2 sulfate formed is crystallized to make hydrated iron 2 sulfate। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये वाला। कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रेटेड iron 2 सल्फेट। अच्छा जी, अब आपने फॉर्मूला मास, दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, मतलब मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, तो अक्सर वो फॉर्मूला आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ना फॉर्मूला मास भी कह रहे होते हैं। एक ही बात है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इन सबको ऐड कर दो। सिंपल सा काम है ना। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, एक आयरन है। सल्फर का होता है 32, एक सल्फर है। ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है। प्लस वाटर 7 है, वाटर का एमान निकालो 2 × 1 हाइड्रोजन का, 16 × 1 ऑक्सीजन का। कितना आ रहा है? 278। नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट यूजेस 28 ग्राम ऑफ आयरन टू मेक 12.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड iron 2 सल्फेट क्रिस्टल्स। दिस इज अ 90% yield।
मतलब 90% सक्सेस रेशियो है उसका, 90% कन्वर्जन की है उसने। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन हाइड्रेटेड आयरन टू सल्फेट क्रिस्टल मेड फ्रॉम 2.8 ग्राम ऑफ आयरन इफ द यील्ड इज 100%। अच्छा जी, देखो 90% यील्ड पे उसने 12.5 ग्राम बनाया है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आपकी बनी है वो 12.5 बनी है। ये परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है ना, एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल इनटू 100, परसेंटेज यील्ड आ जाती है। अभी वो कह रहे हैं कि अगर 100% परसेंटेज यील्ड होगी तो आपका मास कितना बनेगा, लेकिन आयरन के मास से कह रहे हैं 2.8 ग्राम ऑफ आयरन टू मेक 12.5 ग्राम ऑफ आयरन टू सल्फेट क्रिस्टल्स। हाइड्रेटेड की बात कर रहा है, हाइड्रेटेड है ना, बताओगे आंसर? सिंपल रेशियो लगाओ ना। जल्दी। 13.9 आ रहा है। इक्वेशन इसकी जरूरत नहीं है, देखो भाई 90% यील्ड पे 12.5 ग्राम बन रहा है, तो 100% यील्ड पे कितना बनेगा, एक्स, सिंपल ये करना है। एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 90, 100 इंटू 12.5, यार है 13.88, 13.9 लिख लेते हैं। अली अभी क्लास में आके, जौहर कैंपस की अगर बात कर रहे हो तो अभी क्लास में आके देखते हैं क्या पढ़ना है मुझे, बताना। आई थिंक हमारा सब कुछ खत्म तो हो गया था। कोई कोई स्टूडेंट को मैसेज किया था कल किसी ने कि कोई पेपर पैटर्न डिस्कस करना है। चलो पार्ट सी में कह रहे हैं एक्वस आयरन टू सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस। अब एक्वस है, इसमें आइन कौन कौन से, Fe2 पॉजिटिव आइन और सल्फेट आइन, और एक्वस है तो H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन भी होगा। अब कैथोड पे कौन से दो आइन जाएंगे, कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव आइन जाएंगे। आयरन Fe2 पॉजिटिव आइन जाएगा और H पॉजिटिव आइन जाएगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है वो रिड्यूस्ड होता है, तो कैथोड पे रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन H पॉजिटिव आइन, तो वो बना लेगा हाइड्रोजन गैस। एनोड पे सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आइन जाएंगे, सल्फेट आइन कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता, हाइड्रोक्साइड आइन ऑक्सीडाइज होगा तो वो बनाएगा ऑक्सीजन गैस। आगे कह रहा है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस, डिस्क्राइब द एसेंशियल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ये काफी टाइम बाद इसने 2022 में दोबारा से क्वेश्चन डाला है कि पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का आपको प्रोसेस लिखना है, तो इसमें आप वर्डिंग के साथ साथ इक्वेशन भी लिख दो तो बेस्ट हो जाएगा काम। तो इसमें आप करते क्या हो, डिस्क्राइब द एसेंशियल रिएक्शंस, रिएक्शन आपको डिस्क्राइब करना है, तो वो वर्डिंग भी लिखनी पड़ेगी और इक्वेशन भी। इक्वेशन वैसे जरूरत नहीं है लिखने की, लिख दो तो आपका आंसर बहुत सॉलिड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम जो Fe2O3 डालते हैं, आयरन ओ जो है, ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड reacts with carbon monoxide to make iron, ठीक है। लेकिन उससे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आती कहाँ से है, कार्बन is heated with oxygen to produce carbon dioxide gas, which
reacts with further carbon which reacts with carbon. कार्बन क्या है? कोक जो डालते हैं हमने to produce कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. सही है. कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट to reduce Fe3 positive ion to Fe. और एक इक्वेशन और थी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस and calcium oxide reacts with silicon dioxide जो सैंड में होता है to produce calcium silicate. देखो वर्डिंग लिखना जरूरी इस क्वेश्चन में इसलिए हो गया था कि उसने कहा था डिस्क्राइब करनी है, एक्सप्लेन भी नहीं करनी है कि क्यों बना कैल्शियम ऑक्साइड, सैंड इंप्योरिटीज रिमूव हो रही है, ये बातें भी नहीं करनी है, डिस्क्राइब करना है. तो वर्डिंग लिखना जरूरी हो गया था. ठीक है. इक्वेशन लिखने की अगर जगह बना सकते हो, वैसे मार्क्स डिस्क्राइब करने के मिलेंगे वर्डिंग लिखने के. अदरवाइज आपने इक्वेशन लिखनी है तो फिर इक्वेशन भी आप जगह नीचे लिख सकते हो, लेकिन अगर ये वर्डिंग लिख के तो काम हो जाएगा. इतना स्पेस दिया हुआ नहीं है कि इक्वेशन भी डालें. अगर वो कहता है डिस्क्राइब विद इक्वेशन तो ऑब्वियसली वो फिर मार्क्स भी अलग देगा, उसके स्पेस भी अलग देगा. ठीक है. या तो वो सिर्फ कह देगा कि एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करने में आपको ये सब समझाना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, Fe2 पॉजिटिव आयन जो है वो रिड्यूस हो रहा है. ये मैंने लिखा तो है, लेकिन ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी कि Fe2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस, Fe3 पॉजिटिव आयन रिड्यूस हो रहा है टू आयरन मेटल. फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सैंड इंप्योरिटीज रिमूव कर रहा है क्योंकि वो बेस है और सैंड इंप्योरिटीज सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है. तो क्वेश्चन को देख के आंसर करना. अगर सिर्फ डिस्क्राइब कह रहा है तो रिएक्शंस डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है तो आपने सिर्फ ये लिखना है जो ऊपर आंसर है. एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा तो ये बातें भी बताओगे, और अगर डिस्क्राइब विद इक्वेशंस कहेगा तो आपको इक्वेशन भी लिखनी होगी. जरूरत यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है विच रिमूव सैंड फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड. इफ्रा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी वक्त पढ़ लेना, अभी तो हम खत्म कर रहे हैं क्लास, वो एक अलग है, इलेक्ट्रोलिसिस से होती है. हेमाटाइट और लिख सकते हो, ऊपर उसने फॉर्मूले की टर्म्स में बात की हुई, फॉर्मूला लिख दो तो बेटर है. आयरन 3 ऑक्साइड लिखो तो ज्यादा बेटर है. सही है. इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो जरा खुद ट्राई करना. एक एनर्जेटिक्स पे क्वेश्चन है और दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ, अच्छा एल्यूमिनियम मेटल पे क्वेश्चन है जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम भी है और कुछ मोल्स का पार्ट भी है. और फिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन्स और क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स पे क्वेश्चन है. बाकी अमोनिया पे एक क्वेश्चन है. बस छोटे छोटे क्वेश्चन आगे को ट्राई करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना. ठीक है. अभी जा सकते हो आप लोग. अल्लाह हाफिज.